अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादरा की हदूद सगिया पुल पर अंधाधुंध फायरिंग करके बाप और दो बेटों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है तो वजह तनाज़ा वही जमीन के टुकड़े निकलते हैं। इस कत्ल केस के पीछे हकाइक है क्या, किस तरह से ये कत्लों की खौफनाक वारदात हुई, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादरा राना उमर दराज साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस तेहरे कत्ल की वारदात को किस तरह से इन्होंने ट्रेस किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिल आखिर मुल्ज़मान इनके जो है वो गिरफ्त में आ गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। आला कत्ल भी उनसे बरामद करवा लिया गया है और इसके पीछे असल मसला क्या था, इसके पीछे तनाज़ा क्या था, वो तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। एक कत्ल हो जाता है दिन दिहाड़े सगिया पुल पर, बड़ी रशी एरिया है, ट्रैफिक की हर वक्त रवानगी होती है वहाँ पर, और बाप और दो बेटों को कत्ल कर दिया जाता है। आला पुलिस हुकाम भी मौका पर पहुँचते हैं। फिर पता लगता है कोई एक दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। इसकी इतलात जब मसूल होती हैं, तफ्तीश का आगाज़ करते हैं, मौका पर जाते हैं, क्या कुछ सामने आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नवंबर को सुबह 10:45 पर 15 पे कॉल होती है कि कुछ लोग फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए हैं मेन सगिया रोड सगिया पुल के ऊपर, और ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इस इतला पर जनाब एसपी साहब सिटी, एसपी साहबा सिटी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ा करामत साहबा और डीएसपी साहब, एएसपी साहब, हम सब लोग 15 की कॉल की इतला पर मौका पर पहुंचते हैं। जैसे मौका पर जाते हैं तो दोनों तरफ से ट्रैफिक रुकी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा मर्दो जन का जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और लोग गाड़ियों से बाहर, गाड़ियाँ स्टार्ट और पीछे भागे हुए होते हैं, इतनी शदीद फायरिंग होती है। जब हम करीब जाकर देखते हैं तो 3 नाशें, एक रक्षा के अंदर पड़ी होती है, एक फुटपाथ पे पड़ी होती है और एक सड़क के दरमियान पड़ी होती है। हम उन नाशों के ऊपर से जो शवाहिद हमने इकट्ठे करने होते हैं वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं। पीएफएसए को बुलाते हैं। पीएफएसए बुलाने के बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट लैब बुलाते हैं, वहाँ से मिट्टी खून आलूद उठाते हैं। जो खोल, वहाँ से हमें खोल कारतूस चलीदा, जो चले हुए खोल कारतूस होते हैं वो कब्जा में लेते हैं, उनके पार्सल तैयार करवाते हैं। इसके बाद हम तफ्तीश की तरफ हमारा रुख होता है। तो हम सबसे पहले जो रक्षा ड्राइवर होता है उससे बात करते हैं, उससे दरियाफ्त करते हैं। इस वक़ूआ के दरमियान एक जाफर नामी बच्चा है, सही, वो भी ज़ख्मी होता है, उससे दरियाफ्त करते हैं। तो वो ये बताता है कि हमारी साबका रंजिश थी और उसी रंजिश की वजह से हमारे जो करीबी अजीज़ हैं, ये मकतूलीन के ये तायाजाद भाई हैं, उन्होंने हमला करके हमें हलाक किया। सही। हम जो मुद्दई मुकदमा भी है बनता है जाफिर जी, जो मुद्दई मुकदमे, हम उसके साथ बातचीत करते हैं। उसके बाद हम फौरी तौर पर एक्शन करते हैं, डेड बॉडीज़ को रिमूव कराते हैं। करवाने के बाद हम उसको बराए इलाज मुआवजा करीबी हॉस्पिटल में, मियां मुर्शिद अस्पताल में भिजवाते हैं। उसके बाद हम तफ्तीश का असल जो पहलू है उसकी तरफ चलते हैं। मुल्ज़मान के घरों पर रेड करते हैं, फौरी तौर पर डेड बॉडी वहाँ हम पहुँचा देते हैं। तो मकतूलिन के निशानदेही पर हम मुल्ज़मान के घरों पर रेड करते हैं। तो पता चलता है कि 3 दिन पहले उन लोगों ने अपने तमाम माल मवेशी इकट्ठे किए हैं, ट्रक में लोड किए हैं और किसी मुकाम पर। अच्छा, कत्ल से पहले? कत्ल से 3 दिन पहले। कत्ल से 3 दिन पहले, मतलब पूरी प्लानिंग करके वो कत्ल करते हैं। उससे हमें ये बात नजर आ जाती है कि ये कत्ल प्लानिंग के बाद किए गए हैं। सही। मुकदमा नामजद ही दर्ज होता है? मुकदमा नामजद दर्ज होता है, ठीक है। फौरी तौर पर हम उनके फ़ोन नंबर, उनके आईडी कार्ड पर जो फ़ोन नंबर होते हैं वो हासिल करते हैं। जब उन पर हम काम करते हैं तो पता चलता है कि तमाम फ़ोन सिम्स बंद हैं। सही। फ़ोन सिम्स बंद होने की वजह से हमें कोई क्लू नहीं मिलता। तो जनाब सीसीपी साहब नोटिस ले लेते हैं और हुक्म मिलता है कि 3 दिन के अंदर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना। तो एसपी साहबा की सरबराही में इस पर 3 टीम्स बन जाती हैं। सीआईए की टीम बन जाती है, अच्छा, सिटी की बन जाती है, सीआईए भी काम करती है, हिनियस क्राइम है ना, ट्रिपल मर्डर। उसके बाद ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन की टीम काम शुरू कर देती है। तो कोशिश यही होती है कि हर बंदा जो है अपने अपनी वर्किंग करे और इसको हम ट्रेस आउट करें। तो हम फौरी तौर पर उनके जो मोबाइल फ़ोन बंद होते हैं
ان کے IMEs جو ہوتی ہیں ان کو ٹریک کراتے ہیں، تو ایک سم جو ان کی بہن کے ذریعے استعمال تھی، ایک فون وہ ٹریک ہوتا ہے، تو اس میں ایک نئی سم ڈلتی ہے، ہم اس کی CDR حاصل کرتے ہیں. یہ ملزمان کی بہن کی؟ جی ملزمان. اچھا. ہم اس کی CDR حاصل کرتے ہیں. CDR حاصل کرنے کے بعد اس میں جو CDR میں کنٹیکٹ آتے ہیں، ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. اور فوری طور پر ہم ایک ملزم کو 5ویں دن وقوع کے 5ویں روز گرفتار کر لیتے ہیں. 5ویں روز گرفتار کر لیتے ہیں. اچھا. اس کی پھر نشاندہی پر ہم دوسرے ملزمان تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے ملزمان کو جب ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے تیسرے کو بھی پکڑ لیتے ہیں. تیسرے ملزم کو پکڑ کے ہم یہ تفتیش، اب تک کی تفتیش میں 3 ملزمان کو ہم گرفتار کر چکے ہیں جو نامزد FIR ہیں. اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی سابقہ رنجش ہے. 2015 میں اس وقت کے جو قاتل ہیں احسان وغیرہ، ان کا بھائی قربان تھا جو بٹھا چوک کیر کلاں گاؤں ہے، بٹھا چوک علاقہ تھانہ شمالی چھوڑی، وہاں قتل ہوتا ہے 2015 میں. 2015 میں. ٹھیک ہے. 2015 کے بعد ان جو مقتولین ہیں، آج کے مقتولین ہیں، ان کے اوپر وہ FIR درج ہوتی ہے. اسی قتل کے مقدمہ کی پیشی کے لیے یہ آج جا رہے تھے، سیشن کورٹ جا رہے تھے. سیشن کورٹ جا رہے تھے. اچھا. تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ملزمان سے دریافت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عید میلاد النبی پہ ان کے بہنوئی کو بھی اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. اچھا. ملزمان کو یہ شبہ ہے کہ جو ان کا بہنوئی قتل ہوا ہے اس کے پیچھے بھی انہی ملزمان کا ہاتھ ہے. صحیح. جو ملزمان ہیں جب ان سے دریافت کی تو آپ وجہ پوچھی بھی کیوں، انہوں نے کہا کہ سال 2015 میں ہمارا زمین کا تنازع تھا، وہ 6 کنال زمین کی وجہ سے میرے باپ اور ان کے باپ کے درمیان جھگڑا ہوا. دونوں سگے بھائی ہیں. دونوں سگے بھائیوں کے درمیان. اچھا. اس کا نام کیا مقتول جو ناصر وغیرہ کا والد ہے؟ اس کا نام محمد صفدر ہے. ناصر، محمد صفدر اور یاسر، یہ تینوں اس مقدمے میں ملزمان نامزد ہیں. ان کی والدہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہے. اچھا. وہ کس طرح سے قتل ہوا تھا؟ فائرنگ ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ جی سر، اس قتل میں لڑائی جھگڑا ہوا، معمولی بات ہاتھا پائی تک گئی، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے آزادانہ ڈنڈوں سوٹوں کا استعمال ہوا اور ٹوکے اور چھریاں چلی. ٹوکا کے ذریعے اس کے سر پر جو ہے وہ وار ہوا، اور وہ قربان نامی شخص جو ہے، یہ ان ملزمان کا حقیقی بھائی، بڑا بھائی، وہ اس وقوع میں ہلاک ہو گیا. نوجوان ہی ہوگا وہ بھی؟ ظاہر سی بات ہے سر، نوجوان تھا. لیکن 2015 میں 2015 میں اب 2015 کی بات کہی تو یہ جو ملزم ہے احسان، یہ بتاتا ہے کہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو اس کے بچے، کیونکہ ان کی پرورش بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ شادی شدہ تھا قربان؟ جی، اس کے 6 بچے تھے. 6 بچے. اچھا. اور اب بہنوئی کے 5 بچے. وہ کہتا کہ 11 بچوں کا میں فیس نہیں کر پاتا تھا. وہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا تھا وہ چیختے چلاتے سیدھے میری ٹانگوں میں آ کے چپٹ جاتے تھے. میں ان کو پیار کرتا تھا. ان کو میں ان کے والد کا پیار تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن میں ایک طرف ماموں کا پیار دے رہا تھا اور ایک طرف چاچو کا پیار دے رہا تھا. لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور میں وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا. پھر میں نے پلان کیا اپنے یہ کون کہتا ہے؟ یہ ملزم احسان کہتا ہے. احسان. جن کے میں نے اچھا. احسان ہے، عرفان ہے؟ احسان ہے، عثمان ہے، عرفان ہے، لیاقت ہے. لیاقت ان کا کزن ہے. ٹھیک ہے. وہ اور یہ تینوں بھائی بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے پلاننگ کی. پلاننگ کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ بروز تاریخ والے دن یہ گھر سے جب جائیں گے تو ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کر کے ان کو جہاں بھی موقع ملا، جہاں بھی یہ ہمیں کوئی نہ کسی نے چیک کیا یا ہم کر پائے تو ہم یہ وقوع کر دیں گے. اور ہمیں موقع ملا، ہم نے راوی پل کے درمیان دیکھا کہ پیچھے گاڑیاں تھوڑا سا پیچھے ہیں اور رکشے کے ساتھ موٹر سائیکل لگا کر. مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر شک کسی پولیس پارٹی کو بھی نہیں پڑا. یہ دودھیوں والی موٹر سائیکل تھی جس کے پیچھے کین تھی. کینیاں جو ہوتی ہیں دودھ والی؟ جی، دودھ والی. اچھا. ایک بھائی ڈرائیو کر رہا ہے، دوسرا اس کینیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چدر کی بکل ہے، اس کے اندر بڑا ویپن کیری کر رہا ہے. اچھا. کون سا بڑا ویپن؟ سر 223 بور گن. اچھا. 223 بور. 223 بور گن کو کیری کرتا ہے اور وہاں اچانک اپنی چادر اتار کے تو چلتی بائک سے برسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ جہاں سے گزر کے آتے ہیں جی، وہاں پہ تو ناکہ ہوتا ہے رانا صاحب؟ سر ناکہ انہوں نے کراس کیا ہے رائٹ سائڈ سے، جہاں پولیس کانسٹیبل موجود نہیں تھے. تو دودھیوں کو خصوصاً پولیس والے بھی تنگ نہیں کرتے کہ دودھ لے کے جا رہے ہیں، دودھ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سائڈ سے گزرے ہیں. سائڈ سے گزرنے روپ پورا دھارا ہوا تھا انہوں نے؟ پورا روپ دھارا ہوا تھا. اور
पुल के दरमियान जहाँ नाके की पुलिस नहीं पहुँच सकती, तकरीबन पुल क्रॉस होने ही वाला था और वहाँ उन्होंने ये वकूआ किया। सही है। ताकुब कहाँ से इन्होंने शुरू किया? पहले तो ये जब कत्ल की प्लानिंग एहसान कहता है कि उसने की, किन किन लोगों के साथ? अपने उसके 2 भाई हैं, इरफान और उस्मान जी, इसके साथ, और लियाकत को शामिल किया। लियाकत का क्या, किस तरह से कज़न है वो? लियाकत जो है वो पहले मुकदमे में इनका गवाह है जो 2015 में वकूआ हुआ था, उसमें लियाकत इन्हीं मुलजमान के जो मकतूलीन हैं उनके खिलाफ गवाह था। कुर्बान वगैरह के कत्ल के मुकदमा में वो गवाह था और क्रॉस वर्शन में वो मुलजम भी था। तो इस वजह से क्योंकि उसको भी रंज था कि हमारा ये पहले इन्होंने कज़न कत्ल किया है और हम इनसे बदला लेते हैं, ये इन सारों ने मिलकर प्लान किया है। प्लान करने के बाद इन्होंने मकतूलीन के घर, जहाँ से ये घर से बाहर निकलते हैं रक्षा लेते हैं, तो जिस जगह से रक्षा लेते हैं वहाँ खड़े होकर इनका ताक़ब किया। ताक़ब करने के बाद पीछे पीछे रक्षे के चलते आए हैं और इन्होंने ये वकूआ सरजद किया। ठीक है। ये रहते कहाँ पे थे? रहने वाले कहाँ के थे? जी, ये एक मुलज़म जो है वो एहसान जो है वो मुबारकपुरा में और उस्मान भी मुबारकपुरा में रहता था। लियाकत जो है मुबारकपुरा मुरीद के, मुबारकपुरा इलाका थाना मुरीद के है। अच्छा। और जो लियाकत है ये कीर कला गांव है भट्टा चौक के पास, वहाँ का रहता जो इनका कज़न है। जी, ठीक है। ये तीनों भाई इकट्ठे रहते थे मुबारकपुरा में? ये तीनों भाई इकट्ठे। और ये जो मकतूल फैमिली थी ये कहाँ पे रहने वाले थे? मकतूल फैमिली जो है ये रहायशी तो कीर पिंड की थी, लेकिन वहाँ से इस दुश्मनी की वजह से, कत्ल की वजह से घर बार छोड़कर इधर शीबियाँ वाला खूह मोहल्ला क्रैशियाँ, ये बेगम कोट इलाका थाना शदरा में आके रहायश पजीर हो गए थे और यहाँ ये ज़मीन वगैरह लेकर, जानवर वगैरह लेकर दूध वगैरह बेचते थे। इधर इनका भी बिजनेस यही था। ठीक है। इसमें जो इनका वालिद था सफदर, वो क्या करता था? ये वो जिम्मेदार, छोटा मोटा जिम्मेदार ठीक जमीन ठेके है। पे और ये जो यासिर और नासिर वो भी अपने वालिद के साथ ही काम करते थे। ठीक है। इनके और भी भाई हैं, जाफर जो मुदई बना है। जाफर जो इनका किकी भाई मुदई भी है और एक इनका भाई आसफ है जो पुलिस कांस्टेबल है, और ये 2 भाई हैं इसके अलावा भी, मकतूलीन के अलावा भी। सही है। ये दुश्मनी को मतलब 2015 से ही शुरू हुई, उस कत्ल, कुर्बान के कत्ल के बाद से? जी बिल्कुल, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी की वजह से इनका डिस्प्यूट आया और उसकी वजह से वो कुर्बान कत्ल हो जाता है 2015 में, और उसमें ये मुलजमान नामजद हो जाते हैं और ये अब वो मुकदमे की पैरवी। जमानतों पे थे ये? जी। जमानतें कितनी देर जेल में रहते हैं? ये तकरीबन 5-6 माह जेल में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जमानतें चल रही हैं, केस ट्रायल हो रहा है। तो जब ये आप कहते हैं टोको छुरियों का मतलब डंडों का इस्तेमाल हुआ ज्यादा ना, तो इनके भी कुछ लोग जख्मी हुए थे? क्रॉस वर्शन हुआ कि सिर्फ इन्हीं पे? दोनों फ्रीकन पे क्रॉस वर्शन था, वो क्रॉस वर्शन के मुलजम भी थे और कत्ल के मुदई भी थे। सही। दोनों फ्रीकन उसी मुकदमे में एविडेंस हो रही थी। मुकदमा जो है वो वहाँ चल रहा था, ट्रायल में था मुकदमा। ज्यादा आग कैसे भड़क उठी? वो जो मुरीद के में जो इनका बेनोई कत्ल होता है, जब वो मुरीद के वाला कत्ल होता है ना, और उसमें असामा और काशी मुलजम होते हैं, और उस कत्ल की वजह से ये लोग महसूस करते हैं कि इन्होंने अपने कज़नों से मिलकर पैसे देकर, इनको किसी ने बीच वाले बंदे ने बताया कि 4 लाख रुपया लेकर आपके बेनोई को उसने कत्ल किया। सही है। उनका क्या तनाजा था? वहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन या चीज सामने आई है? उसामा वगैरह ने जो कत्ल किया वो पुरानी रंजिश की बिना पर वो कहते हैं कि ये हमें घूरता था, वो कोई ऐसा तनाजा, दूसरा कोई तनाजा सामने वो नहीं। फायरिंग करके वो भी बजरिया फायरिंग चौक में कत्ल हुआ है। चौक में कत्ल हुआ है और उसके मुलजमान वहाँ पे गिरफ्तार हो गए हैं और एक मुलजम उसमें मफरूर है, अभी तक वो नहीं गिरफ्तार हुआ। सही है। अब इनमें जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं उसमें एहसान है? उसमें सर एहसान वल्द रमज़ान, उस्मान वल्द रमज़ान और लियाकत अली जो है वो मुलजमान हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक मुलजम जो है वो अभी हमें फसो पेश है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द। वो भी भाई है एहसान वगैरह का? इनका भाई इरफान है, बहुत जल्द उसे। रमज़ान और उसके भाई सफदर के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ जी। ये जायदाद कितनी है? और कीरकला पिंड आपने बताया जो शिमाली चोनी की दूध में है, वहाँ पे ये जगह है, ये दोनों वहाँ के अबाई रहने वाले थे? अबाई वहाँ के रहने वाले हैं और ये जगह जो है क्योंकि वहाँ डिफेंस आ गया है और वो कीमती होगी जगह। ये 6 कनाल का इनका तनाज़ा था, जिसमें से बाकी तो इनको मिल गई जो भी इनकी विरासत थी। 6 कनाल वो कह रहे थे कि ये एहसान वगैरह के वालिद ने ज़्यादा रखी हुई। अच्छा। और ये मुतालबा करते थे
اور ان کے مطالبے پہ ان کی لڑائی ہوگی اور لڑائی کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا۔ اچھا، وہ جو احسان جو اب ملزمان ہیں ان کے والدین رکھی ہوئی تھے رمضان اور اچھا، اور اس کے بعد رمضان کہاں پر ہے؟ رمضان پہلے فوت ہو گیا ہوا ہے، اچھا، وہ تو بھائی اپنی موت آپ مر گیا۔ صحیح ہے، وہ کچھ چند سال قبل ہی، وہ اسی وقت 15 کے بعد ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور یہ جو قربان تھا اس کا بیٹا شادی شدہ تھا، اس کے علاوہ کتنے بچے ہیں اس کے؟ قربان کے یہ بس یہی بھائی ہیں سارے جو ملزمان ہیں، جو ملزمان ہیں، تین کے احسان، عرفان اور احسان، عرفان، عثمان، یہ تینوں بھائی ہیں، اور یہ تینوں اس مقدمے میں نام۔ یہ اسلحہ کہاں سے لیتے رانا صاحب، اور پھر کس طرح سے یہ سارا واقعہ کرتے ہیں؟ یہ جیسے ان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ جب اس گاؤں میں آ جاتے ہیں تو گاؤں میں آنے کے بعد ان کا جب بہنوئی قتل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ویپن نہیں تھا۔ جب بہنوئی قتل ہوتا ہے تو کسی پٹھان کی وساطت سے انہوں نے ایک گن خرید لیا اور پسٹل خریدا، ناجائز ہی ہے، ناجائز، دونوں ویپن وہ ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے پاس کیری کرتے ہیں اور پھر پلاننگ کرتے ہیں اس قتل کی۔ جی، اس کے بعد یہ ویپن انہوں نے جب سے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو کیری بھی کیا ہے۔ اس دن انہوں نے اس کے ساتھ فائرنگ۔ اور مفرور کہاں پہ ہوتے ہیں یہ واردات کے بعد؟ جی، یہ جیسے ہی وقوع کرنے سے پہلے 3 دن پلاننگ کرتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے جانور کو گجرانوالہ کی حدود میں، ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں گاؤں کے پاس یہ کچھ جگہ لیتے ہیں کرائے پہ، وہ حویلی لیتے ہیں، وہاں ڈنگر بھی رکھ لیتے ہیں اور خود بھی ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کا موبائل کی ٹریکنگ کے بعد ہی ان کا پتہ چلا تو ہم نے ان پر ریڈ کر کے ان کو، میری ٹیم نے، محسن بٹ ہے سب انسپیکٹر ہیں، اس کے علاوہ رزاق صاحب ہیں، عرفان ہے، ہماری ایس پی صاحبہ نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جس میں ڈی ایس پی صاحب کی سربراہی میں ہم نے یہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بتائیں کہ سی آئی اے کی ٹیم بھی اس میں ناکام کی رہی ہے اور آپریشن ٹیم میں بھی نئی کامیابی ملی۔ ہم نے انویسٹیگیشن ونگ والوں نے انتہائی جانفشانی سے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ صحیح ہے رانا صاحب، یہ ایک زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خون سفید کر رہے ہیں۔ اب 2 بھائیوں کے درمیان یہ خونی دشمنی کا آغاز ہو گیا، ایک بھائی جو ہے وہ فوت بھی ہو گیا، ویسے ہی مطلب طبعی طور پر وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا، لیکن اس کا بیٹا، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قتل کیا صفدر اور اس کے بیٹوں نے۔ اب انہوں نے اپنے چچا کو اور 2 کزنوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو یہ لوگ، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا وجوہات بن رہی ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، میں اس بارے میں عوام الناس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برداشت کریں، عدم برداشت ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ زمین ادھر رہ جانی ہے، یہ ٹکڑے کام آتے ہیں زمین کے؟ سر، یہ تو ادھر ہی رہ جانی ہے نا۔ اب دیکھیں وہ اسی زمین کے نیچے چلے گئے تو زمین تو وہاں کی وہاں پڑی ہے، اور 5 اشخاص جو ہیں وہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اور ان کے اب یہ ان کا ملزم کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بھائی اور بہنوئی کے بچے روتے ہوئے نہیں دیکھ کے جا رہے تھے، اب اس کے اپنے بچے رو رہے ہوں گے، 4 اس کے بھی بچے، سی بات ہے جیل تو یہ عدم برداشت ہے۔ معاشرہ عدم برداشت کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہے، ہوس اور ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں قناعت جاری اختیار کریں تو اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جیسا کہ رانا عمر دراز صاحب نے بتایا کہ یہ جو زمین ہے اس کے ٹکڑے یہیں پر رہ جانے اور اسی زمین کے نیچے انسان نے چلے جانا ہے، لیکن اس سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ جو چیزیں ہیں وہ ہرگز کام نہیں آتی۔ بالآخر ہر انسان نے، جاندار نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی خاندانی محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں، ان ٹکڑوں کی خاطر ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ بنیں۔ آپ نہ صرف اپنا مستقبل تباہ و برباد کرتے ہیں بلکہ آپ کے بچے بھی بے آسرا ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے اور آپ ملزمان بن جاتے ہیں۔ اس سے کئی خاندان تباہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اس دشمنی میں اب تک آپ نے دیکھا کہ ایک خاندان نہیں بلکہ کئی خاندان جو ہے وہ اس دشمنی کی آگ میں جلے اور اب تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان نفرتوں کو ختم کیا جائے، محبت پیار سے ان چیزوں کو بانٹ لیا جائے تاکہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے۔ مزید اس کیس میں جو تفتیش ہوئی، تحقیقات جو جاری ہیں، تفتیش جاری ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مقتولین
लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बाप और 2 बेटों को बेदर्दी के साथ सफाक मुल्ज़िमान की जानिब से निशाना बनाया जाता है उस वक्त जब वो अपने घर से सेशन कोर्ट की जानिब जा रहे होते हैं कि सगिया पुल पर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो जहाने पानी से कूच कर जाते हैं। एक भाई जो है वो शदीद जख्मी हो जाता है। पुलिस इसका मुकदमा दर्ज करती है और अब इस कत्ल केस में 3 मुल्ज़िमान पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए। ये सारा वाक़या क्यों पेश आया, असल हक़ाइक़ इसके पीछे हैं क्या, वो जानते हैं। हमारे साथ जो मकतूल के अजीज़ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। ते की रिश्ता सी तुहाडा इन्हां दे नाल जिन्हां दे उत्ते हमला होया, और की मामला है सारा? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਗੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸਗੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਚਲੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ 2015 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ 9-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਰੱਖੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ FIR ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, 6 ਬੰਦੇ ਸਨ, 3 1-5 ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇ? ਜੀ, ਉਹੀ ਮੁਦਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਐਸੀ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਸੀਵੀਅਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸਰ ਔਰ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੇਗਮ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਜੀ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਗੀਆਂ ਪੁਲ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 4 छोटे? हाँ जी। हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन भट्ट मौजूद हैं जो इस केस के हवाले से बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये मुल्ज़मान ने प्लानिंग कैसे की, कैसे ये मौका पर पहुँचे और क्या इंकशाफात किए। ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं, जो 2 भाई हैं, इसके अलावा लियाकत भी गिरफ़्तार किया आपने, एहसान और उस्मान, ये कैसे इकट्ठे होते हैं, कैसे ताक़ुब करते हैं और फिर किस तरह ये कत्ल की वारदात की जाती है? एहसान जो है ये रिहाइश पजीर अपने बहनोई के पास रह रहा है, मुबारकपुरा में। ठीक है। वहाँ से ये दूध का काम करता है। यहाँ पे कालाफ्ताई रोड में शॉप्स हैं, 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पे ये दूध मुहैया करता है। ठीक है। वहाँ से ये सेम डेट वकूए वाले दिन भी यही रूटीन के तरीके से ये दूध लेके आता है और वहाँ पे दूध मुहैया करके वेपन इसके पास ही होते हैं
یہ سیدھا بیگم کوٹ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اپنے بھائی کو کال کرتا ہے عثمان کو اور اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تقریباً گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ پہلے وقوع سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ وہاں پہ بلا لیتا ہے اس کو. عثمان آتا ہے کیرپور سے جو ان کا پہلے آبائی گاؤں ہے جہاں سے یہ دشمنی بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ وہاں پہ ان کی ریکی پوری کرتے ہیں کیونکہ ان کی تاریخ ہوتی ہے جو مقتولین ہیں انہوں نے نکلنا ہوتا ہے سیشن کورٹ کے لیے. وہاں سے وہ مقتولین جو ہے وہ وہاں سے رکشہ لیتے ہیں. جعفر، ناصر، یاسر اور ان کا والد صفدر ہے. جعفر جو مدعی ہے. جی جعفر جو مدعی ہے جو مضروب بھی ہوا زخمی بھی ہوا. جی صحیح ہے. یہ رکشہ ان کا پہنچتا ہے سگیاں پل کے تقریباً سینٹر پہ پہنچتا ہے. یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں. وہاں پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے. یہ فائرنگ کرتے ہیں. موقع پہ ان کی تینوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ناصر، یاسر اور صفدر کی. جبکہ جو جعفر ہے وہ وہاں سے موقع پا کے فرار ہو جاتا ہے. زخمی وہ بھی ہوتا ہے اور رکشے والا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. بچ نکلتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ موقع پاتے ہوئے واپس بھاگ جاتے ہیں پولیس ناکے کی طرف اور وہاں پہ حملہ نہیں کرتے یہ. اور وہاں سے ہی یہ علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب تک جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان میں کس کا کیا کردار ہے؟ احسان ہے اور عثمان، ان دونوں نے قتل کی واردات کی ہے؟ دونوں نے فائرنگ کی ہے. اچھا. اس کے لیے 223 بور کے علاوہ عثمان نے 223 بور کا استعمال کیا ہے فائرنگ میں اور جو احسان ہے اس نے 30 بور پسٹل کا استعمال کیا. اچھا. عثمان نے بڑی رائفل چلائی. عثمان کے پاس بڑی رائفل. جی صحیح ہے. اور یہ لے کے احسان ہی آیا تھا. احسان لے کے آیا تھا. بالکل پلاننگ کے تحت. پوری پلاننگ کے تحت. لیاقت کا کیا کردار نظر آ رہا ہے؟ لیاقت کا کردار تفتیش ابھی اس کے جاری ہے لیکن نامزد ملزم ہے. اور اس میں جو ہے یہ لیاقت کا بظاہر تو 109 میں ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس کی شمولیت 109 میں ہے کہ مشورے میں شامل ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ان ملزمان کو ان کے کیے کی قرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے یہ جو ہے احسان اور جو عثمان ہے ان سے ہم نے آلہ قتل برآمد کر چکے ہیں ہم ان سے. اور انشاءاللہ ہماری میکسیمم کوشش ہے انہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سزا مل سکے. زیادہ سے زیادہ. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پٹواری کی سسٹم جو ہے وہ ایسا زہریلا کہ آپ سمجھتے ہیں ہم عام طور پر پولیس کو ہی سب سے زیادہ گنہگار سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ رشوت، لیکن اس سے سب سے زیادہ جو پٹواری سسٹم کہ جو 100 سال سے بھی چل رہا ہے زیادہ عرصے سے کہ پٹواریوں کی جو تقسیم کے جو سلسلے تھے یہ خاندانی دشمنیوں کی ایک بڑی وجہ تھی. اچھا. پٹواریوں نے جو مبینہ طور پہ اسے مبینہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسے واقعات کو مبینہ کہیں کیونکہ ہم سنتے ہیں لوگوں کے یہ بھی کہنے کہ پٹواری نے، تحصیلدار نے، قانون گو نے ان کی جو زمین ہے وہ پیسوں کے بس کسی کے نام ٹرانسفر کر دی، کسی بھائی کے نام زیادہ کر دی، کسی بھائی کو پیچھے کر دی. ایسے ایسے واقعات آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی باپ کی زمین ہے جب 4 حصوں میں بڑھ جاتی ہے، پیچھے والے کہتے ہیں ہمیں آگے والی ملنی چاہیے، آگے والے کہتے ہیں کہ ہمیں مین روڈ پہ ملنی چاہیے. اس کے اوپر بھی ایسے ایسے قتل ہوئے. کاموں کی میں ایک ایسے قتل ہوئے کہ بھائیوں کو پیچھے زمینی ملنے پر 2 بھائی نے جنہیں آگے ملی انہیں ہلاک کر دیا. تو دیکھیں وہ زمین بھی ادھر ہی ہے، وہ جیل میں ہے، بچے ان کے در بدر ہو رہے ہیں اور خاندانی جو دشمنی ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے. علاقے میں ایسا خوف و خراش پھیل جاتا ہے. مقصد میں ایسا بتاؤں کہ زمین کے تنازع پہ جو دشمنی شروع ہوتی ہے وہ 2 گھروں کی نہیں ہوتی، وہ خاندانوں کی ہوتی ہے. اہل علاقہ میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دشمنی سے متاثر ہوتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر رانا صاحب موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں یہ دشمنیاں جو اپنوں کا خون سفید کر دیتی ہیں اور خاص طور پر یہ زمین کے تنازع اب تک کتنی زندگیاں نگل چکے ہیں. پہلے بات کریں گے ان 3 قتلوں کی جو باپ اور 2 بیٹوں کو سگیاں پل پر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں یا ایسے کتنے واقعات جو پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں. کیا اس کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے؟ یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں عامر رانا صاحب کی زبانی. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بڑا افسوسناک ایک معاملہ چل رہا ہے کہ خون سفید ہو جاتے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن رہے ہیں اور زمین کا تنازع، بہت سی زندگیاں نگر رہا ہے. جیسے پچھلے بہت سے واقعات
अब रिसेंटली जो ये वाकया हुआ, अब जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए उन्होंने अपने चचा और 2 बल्कि कज़नों को, चचाजाद भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, जदीद असले का इस्तेमाल किया। ये क्या समझते हैं, क्या ये सारे मामला हैं और क्यों ये थमने का नाम नहीं लेते? बहुत शुक्रिया सुल्तान। पहली बात तो ये कि ये अब से नहीं है, 1400 साल से पहले भी चल रहा है। ज़मीन, औरत और जो दौलत है वो इंसान को इस कदर अंधा कर देती है, जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो ख्वाहिशात जो पलपती हैं उनके अंदर एक अना आ जाती है। अना को रखते हुए वो कोई खून का रिश्ता, कोई गैर रिश्ता वो नहीं देखते, वो मरने मारने पर तुल जाते हैं। लाहौर की जो मैं आपको बात करूं कि लाहौर में इस वक्त 1000 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें ख़ानदानी जो दुश्मनी है वो चंद गज़ ज़मीन के लिए या थोड़े से जेवरात के लिए हुई हैं। अब ये जो वाक़या आप बता रहे हैं, ये फिरोजवाला में जो सगिया पुल पे जो कत्ल, शादरा में ये जो कत्ल हुए हैं, बाप बेटे जो कत्ल हुए हैं, इनमें पहले की एक दुश्मनी चल रही है जिसमें मकतूलीन जो है इनको पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने मुल्ज़मान के बाप को कत्ल किया है और उनके साथ और उनके भाई को कत्ल किया है। बेनोई का भी एक कत्ल था अमरीका में। तो ये कत्ल की जो वारदात है ये अब से नहीं, ये काफ़ी अरसे से इनकी ये चल रही थी। अब सिलसिला जो ये रुकने का नाम नहीं लेता, इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो रियासत का होता है। रियासत को चाहिए कि यहाँ तो फौरी तौर पर इनके फैसले कर दे, क्योंकि ये लंबे अदालतों में चलने के बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो अग्रेशन है, जो बदले की जो आग है वो अंदर पलपती रहती है। तो आफ्टर वो कभी ना कभी मौका बाम कर वो अपना बदला लेते हैं, क्योंकि कानून से वो मुतमईन नहीं होते। कानून की ऐसी पेचीदगी होती है जो उनके इंसाफ फराहम करने में रुकावटें होती हैं। तो इसलिए ये जो कत्ल गारत की ये जो लंबी फहरिस्त है उसका सबसे जो बड़ी वजह है वो अदालतों से फौरी इंसाफ ना मिलना है। फौरी इंसाफ ना मिलना। राना साहब, जैसे कि आपने चंद माह कबल की बात है, सियालकोट के इलाका में 2-2.5 माह हुए हैं, 7 अफराद ज़मीन के तनाज़ा पर कत्ल हो जाते हैं। मुरीद के में दादा पोता वो ज़मीन के तनाज़ा पर कत्ल हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है, चूंग के इलाका में भी ज़मीन के तनाज़ा पर ये कत्ल गारत हो जाती है। 4 भाई वो कत्ल हो गए थे। उनमें एक कज़न भी था जो वो थोड़ी सी ज़मीन थी जिसके ऊपर ये बहुत मसला बना। और क्योंकि ये भी एक अदालत में एक लंबा सिलसिला चला था। सिविल लिटिगेशन जो होती है वो यकीनन दादा करता है तो पोता उसकी तरीक़े भुगतना होता है। तो ये जो सिविल लिटिगेशन के मामलात हैं इनमें लंबा अर्सा गुजरना भी एक बदला या उसकी रंजिश होती है, तो जो ये ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। मतलब आप समझते हैं कि जो सिविल लिटिगेशन है, जैसे किसी भी ज़मीन के हसूल के लिए अदालत में जाया जाता है, उसको बहुत पेंडिंग हो जाती है, वो बड़ी देर तक चलती रहती है, जिसकी वजह से ये खूनी दुश्मनियों में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मकसद मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि दादा ने अगर केस किया तो पोता लड़ रहा है। इसमें ये होता है कि जो सिविल लिटिगेशन होती है, जो इसकी प्रलॉन्ग होने की वजह ये होती है कि शवाहिद की कमी हो, केस इतने ज़्यादा होते हैं। अगर आप सिविल अदालतों की पेंडेंसी चेक करें तो मेरे ख्याल से वो 12 लाख से ज़्यादा है सिर्फ लाहौर की, जिसमें 3 मरले से लेकर 3 मुरब्बे तक की जो ज़मीन है उनकी लिटिगेशन चल रही है। और इन लिटिगेशन में कोई 100 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं, जैसे हमारे लखोडेर में है और जैसे हमारे ये चूंग साइड में है। सबसे ज़्यादा जो कत्ल की ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल की वारदातें वो हमारे चूंग के इलाके में ये वारदातें हुई हैं। अच्छा, चूंग के इलाका में रिसेंटली भी वाक़या हुआ था कोई? रिसेंटली में भी 4 भाई, एक ही घर के 4 भाइयों को उनके ही चचाजाद के बेटे ने कत्ल कर दिया। इसी तरह का वक़ूआ? बिल्कुल इसी तरह का वक़ूआ था, लेकिन उसमें कोई कत्ल उससे पहले नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन ये था कि जो जिसने कत्ल किया था उसका जो दादा है उसका कहना था कि उसके दादा ने जब बंटवारा किया तो हमें कम ज़मीन दी थी और इन्हें ज़्यादा ज़मीन दी थी, इनके बाप को ज़्यादा ज़मीन दे दी थी। तो वो एक रंजिश थी कि जो पोता दिल में रख के बैठा हुआ था, उसने दादे के बंटवारे के ऊपर अपने चचाजाद को ना सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि उनके बच्चों को मारने की भी कोशिश की थी। उनके मेरे ख्याल से 3 बेटे थे, वह पूरे ख़ानदान के 3 बेटे थे, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी, मगर वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। इतना बड़ा वाक़या हो गया था, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो केस भी अब अदालतों में लिटिगेशन के ऊपर ही है। अभी तक वो भी केस चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। इसका हल क्या है? कानून में तरमीम की ज़रूरत है, आप समझते हैं? देखिए सलमान, कानून में बहुत सारी पेचीदगियाँ जिनमें तरमीम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ तरमीम उसमें
रियासत को के माँ का दर्जा रखती है, उनके लिए तो सब एक जैसे ही होते हैं। जो पेंडेंसी है, जो मैं समझता हूँ कि अदालतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ है, आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी उससे ज़्यादा बोझ है। जो हक़ाइक़ हैं वो अदालतों में पहुँचाए ही नहीं जाते, मगर पटवारी सिस्टम जो है वो ऐसा जहरीला कि आप समझते हैं, हम आम तौर पर पुलिस को ही सबसे ज़्यादा गुनहगार समझा जाता है कि जी वो रिश्वत, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो पटवारी सिस्टम कि जो 100 साल से भी चल रहा है, ज़्यादा अरसे से, कि पटवारियों की जो तकसीम के जो सिलसिले थे, ये ख़ानदानी दुश्मनियों की एक बड़ी वजह थी। अच्छा, पटवारियों ने जो मुबैना तौर पे, इसे मुबैना कह सकते हैं क्योंकि ऐसे वाक़े को मुबैना कह, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों के ये भी कहने कि पटवारी ने, तहसीलदार ने, कानून गो ने उनकी जो ज़मीन है वो पैसों के बस किसी के नाम ट्रांसफ़र कर दी, किसी भाई के नाम ज़्यादा कर दी, किसी भाई को पीछे कर दी। ऐसे ऐसे वाक़यात आप हैरान होंगे कि एक ही बाप की ज़मीन है, जब 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, पीछे वाले कहते हैं हमें आगे वाली मिलनी चाहिए, आगे वाले कहते हैं कि हमें मेन रोड पे मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे कत्ल हुए। कामों की में एक ऐसे कत्ल हुए कि भाइयों को पीछे ज़मीन मिलने पर 2 भाई ने जिन्हें आगे मिली उन्हें हलाक कर दिया। तो देखिए वो ज़मीन भी उधर ही है, वो जेल में है, बच्चे उनके दर बदर हो रहे हैं, और ख़ानदानी जो दुश्मनी है वो मज़ीद बढ़ रही है। इलाके में ऐसा खौफ व खराज फैल जाता है। मकसद मैं ऐसा बताऊँ कि ज़मीन के तनाज़े पर जो दुश्मनी शुरू होती है वो 2 घरों की नहीं होती, वो ख़ानदानों की होती है। अहल इलाका में कई ऐसे लोग होते हैं जो उनकी दुश्मनी से मुतासिर होते हैं। पुलिस जो है वो इश्तिहारियों को जो वाक़यात में मुलविस होते हैं उन्हें ढूंढती रहती है, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो पटवारी से साज़बाज़ करके ज़मीन के ऐसे गुंजल डाल देते हैं जिसे हम कहेंगे कि उन्हें सीधा कर देंगे, ऐसे उलझा देंगे कि उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो अदालत इसके ऊपर तो फौरी फैसला नहीं कर सकती, मगर एक अगर डॉक्यूमेंट आया है तो वो फेक बना कर दूसरा अदालत में जमा करा दे, जब उसकी तस्दीक करने के लिए जाते हैं तो तीसरा आ जाता है, तीसरा करने जाते हैं चौथा जाता है। लेकिन वो पेंडेंसी और बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वो 4-4 माह की तारीख मिलने के बाद लोगों की दिलों में रंजिश है वो पलपती रहती है। इसकी वजह से इन वाक़यात में मैं मेरे ख्याल में कि ये लेकिन राना साहब खून भी सफेद हो जाते हैं इन जमीन के टुकड़ों की वजह से। क्या ये जमीन के टुकड़े काम आते हैं? हर इंसान ने इस दुनिया में आने के बाद तो आखिर चले जाना होता है, लेकिन भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भतीजों को कत्ल कर रहा है, मतलब इस तरह के बेशुमार वाक़यात इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है, लालच बढ़ चुकी है, हवस बढ़ चुकी है, मुआशरा किस तरफ जा रहा है? देखिए आपने भी इसका जवाब दे दिया, हवस बढ़ चुकी है। लालच हवस बढ़ने की वजह से ये वाक़यात होते हैं। अदम बर्दाश्त हो तो लालच हवस आए ही ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मेरे भाई के पास, मेरे कज़न के पास अगर ज़्यादा ज़मीन या अच्छी मुनासिब लोकेशन पे ज़मीन आ गई है, वो हज़म नहीं होती, मगर उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं इसमें यहाँ हमें हिस्सा दो, क्योंकि ज़मीन तो एक ही थी, तुमने आगे वाली ले ली, हमें पीछे वाली दे दी, या वो कुछ ज़मीन ज़्यादा दे दी, हमें कम मिल गई। तो ये अदम बर्दाश्त, लालच ही इसकी सबसे बुनियादी वजह है कि लालच की वजह से ही ये अदम बर्दाश्त हो रहा है और खूनरेज़ी हो रही है। और खूनरेज़ी हो रही है। इस वाक़यात की रोकथाम के लिए रियासत को क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके? देखिए सलमान, रियासत जो इन ज़मीन के जो मामलात हैं, जो ज़ाती ख़ानदानों के जो मामलात हैं, उसमें घरों के ऊपर तो नहीं बैठ सकती, ना ही को वो ऐसे थाने बना सकती है कि डिप्यूट कर दे कि इन्हें पकड़ के रखें, क्योंकि जो मुखालफिन ये रंजिश होती है ये लंबे अरसे से होती है और वो मौके की तलाश में होते हैं। इसके लिए चाहिए कि जिस चीज़ पे इनकी रंजिश या लड़ाई चल रही है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे अहम जो प्लेटफार्म है वो अदालतें हैं। अदालतों का जो किरदार है वो पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन वो सुस्त होने की वजह से ये रंजिशों का सिलसिला है। और मैं समझता हूँ कि रियासत को चाहिए कि अदालती जो लिटिगेशंस है वो प्रलोंग होने के बजाय उन्हें आसान करके थोड़ा अर्से के लिए, या अलग से कोई सेल कायम कर दिया जाए इस हवाले से कि फौरी तौर पर मुकदमात को निपटा दिया जाए या ऐसे मसाइल को हल किया जाए। पुलिस तो पहले पुलिस की तरफ से खराबी पैदा होती है ना राना साहब, जब कोई अपनी दरखास्त लेके जाता है कि मेरी जमीन पर फलां ने कब्जा कर लिया या मेरे भाई ने कर लिया या हमारा ये हिस्सा बनता है, तो पुलिस उससे कहती है ये सिविल मैटर है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कुछ केसेस में पुलिस करती भी है जहाँ पर सिफारिशात होती हैं और वो फिर दखल अंदाजी आपको पता है उनकी भी जो है वो शामिल होती है या पुलिस जाती नहीं है। ऐसे भी बहुत से वाक़े आता है, इल्ज़ामात भी लगे बहुत से पुलिस अफसरान पर, उनकी वजह से मौतली भी हो चुकी है। तो क्या पुलिस के महकमे में ही इसे
हल करने के लिए कोई कवानीन में तरमीम नहीं हो सकती, वहाँ पर ही सुना जाए और उसके बाद उसके मामले को हल किया जाए? देखिए सलमान, इससे पहले तहसीलदार की ये जिम्मेदारी होती थी कि ये जो ज़मीन के मामलात हैं उन्हें तहसीलदार देखते थे। तहसीलदार जो है वो नंबरदार को भेजते थे। जो मिसाल थी, हमारी कौंसलें होती थी जिन्हें हम पंचायती सिस्टम कहते थे। पंचायती सिस्टम इस ज़मीनों के हवाले से मामलात को समेटा जाता था। इलाकाई लोग जो थे वो दिल की कदूरतें ख़त्म करते थे। अब रियासत के लिए इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठी करना, बनाना नए सिरे से, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसके ऊपर बहुत बड़ा बजट है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मिसाल थी जो कौंसलें हैं या पंचायती जो सिस्टम है उन्हें दोबारा फाल करें कि जो इलाकाई ज़मीन के तनाज़ात हैं भाइयों में, भतीजों में, कज़नों में या एक परदादी की औलाद में जो आगे से चल रही हैं, इन्हें समेटने के लिए पंचायती नंबरदार सिस्टम को दोबारा फाल करना चाहिए और इसकी जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर को देनी चाहिए और कमिश्नर इसका जवाब दे अदालतों को। पुलिस को तो आप इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं अदल के लिए, इंसाफ तो अदालतों ने देना है। अदल जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन पुलिस से करवाना है कि जिसकी है उसको फराहम करे, फिर उसके बाद उसे तहफ़्फ़ुज़ दे। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों के लिए आसानी पैदा करने के लिए कमीशन और तहसीलदार सिस्टम के साथ साथ पंचायती सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त और हवस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये खूनी वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लिहाजा अपनी आखिरत को याद रखें और इस दुनियावी जिंदगी में इतना मगन ना हो जाएं कि अपने रिश्तों को भूल जाएं और खून सफेद हो जाए, ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।